हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस मार्केट की एनालिसिस करेंगे जिसके अंदर हम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, डाउ जोन्स का, डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। और जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी, उसको हम पूरे के पूरे इलियट वेव के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से स्टेप बन रहे हैं, आगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और आने वाले समय में अब निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो मेज़र में पूरा ज़्यादा से ज़्यादा जो बात करूँगा वो निफ्टी के ऊपर बात करूँगा। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम ग्लोबल इंडेक्स देखेंगे। ग्लोबल इंडेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं डाउ जोन्स के ऊपर बात करूँगा, नैस्डैक के ऊपर बात करूँगा और डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे। इन पांचों चीज़ों का एनालिसिस करेंगे फिर, और एक लास्ट में क्रक्स निकालेंगे और ये देखेंगे कि मार्केट अब क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर भी क्या हो रहा है और क्या आगे की क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसा कि आप अब देख सकते हैं, हम निफ्टी के एनालिसिस से इसको स्टार्ट करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है और इसको हम पूरा का पूरा समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं सारी चीज़ें हटाऊंगा, प्लेन चार्ट आपके सामने लगाऊंगा और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और हम जो एनालिसिस करेंगे वो 2020 के जो राइज आया ना, वहाँ से हम इसकी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर में ये चल रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोविड के बाद से ये जो फॉल आया था, ये वाला कोविड के अंदर 2020 के मार्च में जब लॉकडाउन लगा था, उसी दिन मार्केट का बॉटम बन गया था। उसके बाद जो लोग नीचे का सोच रहे थे कि अब और गिरेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मार्केट हमेशा डिस्काउंट पहले कर लेती है उस चीज़ को। तो 2020 के उस समय 7545 का जो लो बनाया था, वहाँ से हमने एक ये राइज स्टार्ट किया था जो अभी तक चल रहा है। बीच में बड़ी करेक्शन देखने को अभी तक नहीं मिली है। तो आइए यहाँ से हम काउंट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ ये। इसमें मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये मैं इसमें मार्क कर दूंगा कि कौन से वेव तक बन चुके हैं, और यहाँ से हम इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसने यहाँ से जो वेव स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ से ये पहला वेव स्ट्रक्चर था। यहाँ से ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेकंड यहाँ पर ख़त्म हुआ था, थर्ड यहाँ पर ख़त्म हुआ था जब डोनाल्ड ट्रम्प के जो इलेक्शन वगैरह थे वहाँ पर, वो यहाँ पर थे शायद। तो थर्ड यहाँ पर ख़त्म हुआ था, फोर्थ यहाँ ख़त्म हुआ था, और फिफ्थ पूरा इसने अपना एक बड़ा एक्सटेंडेड बनाया था और एक वेव स्ट्रक्चर इसने अपना यहाँ पर पूरा ख़त्म करा था। उसके बाद फिर कंटिन्यू इसने अपनी वेव साइकिल को स्टार्ट करा। तो जब कंटिन्यू वेव साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है, उसको 5 के बाद +4 से देखा जाता है। एडवांस के अंदर, एडवांस इलेट वेव के अंदर ऐसा पाया गया है। तो यहाँ से लेके जो ये यहाँ पर बना, ये 6 काउंट हो जाएगा, ये 7 काउंट हो जाएगा, ये 8th काउंट हो जाएगा, और अभी जो हम चल रहे हैं वो 9th के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9th के अंदर चल रहे हैं। तो अब मैं एक बार यहाँ से ये हटा दूंगा पूरी, और यहाँ से जो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि अब इसके अंदर हम कौन से स्ट्रक्चर में चल रहे हैं और कौन से स्ट्रक्चर में नहीं चल रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर एक करेक्शन स्टार्ट करी थी 19 अक्टूबर 2021। कम से कम ये करेक्शन चली थी 17 जून 2022, यानी कि 1 साल की जो ये करेक्शन थी, 1 से 1.5 साल के आसपास की करेक्शन थी, 12 से 13 महीने की करेक्शन थी। ये पूरी जो 7-8 महीने जो भी यहाँ पर निकल रहा है, आप काउंट करके देख लेना, साल भर के आसपास की करेक्शन थी। उस करेक्शन को ख़त्म करके इसने यहाँ से ऊपर निकाला है अभी फ़िलहाल। और ये माना जाता है कि वेव में जो टॉप से लेके एक बार उसका टॉप जो कट जाता है ना, वो लेग का महत्व ख़त्म हो जाता है। तो यानी कि अब ये करेक्शन पूरी पूरी ख़त्म हो गई है और हम किसी इम्पल्स में एंटर हो चुके हैं। अब हम यहाँ से, ये पूरी एक करेक्टिव वेव है ये वाली, जिसका ए वेव ये बना हुआ है, बी वेव ये बना और सी वेव यहाँ बना था। तो ए बी सी करके यहाँ पर एक वेव कंप्लीट हुई है। फिर ये जो एक बी वेव बनी थी, फिर ये सी वेव बनी थी, जिसके अंदर 5 स्टेप पूरे बने हुए, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अपना एक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट किया था करेक्टिव वेव। उसके बाद में इसने अपना एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट करा, जिसकी हम एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसने अब यहाँ से कौन से वेव के स्ट्रक्चर की बात स्टार्ट करी है। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट हम देखेंगे, और जो 15,000 से जो बॉटम लगा है वहाँ से जो ऊपर आया है उसकी हम एनालिसिस करेंगे और ये कैसे क्या ऊपर
चला उसको देखने की कोशिश करेंगे। ये 15,000 से जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और कौन से वेव के स्ट्रक्चर में है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से इसने अपनी एक फर्स्ट वेव साइकिल स्टार्ट करी थी यहाँ से, ठीक है, जिसका ये सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हुआ था और फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। तो बड़ी मुंह की एक फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुई थी और सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ बनाकर इसने अपना पूरा एक फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करी है, फर्स्ट वेव। उसके बाद इसने यहाँ से जो ये बनी है ना, यहाँ तक मेरे को पता है कि क्योंकि पूरी कहाँ तक क्या बनी है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसको आप देखते रहिए और समझने की कोशिश करना, और एंड में जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसको कम से कम 2 से 3 बार देखना, तो अच्छे से समझ में आएगा ये। फिर इसने थर्ड वेव बनाई थी। फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी उसकी, सेकंड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हुई थी और फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट हुई थी। तो जहाँ पर फिफ्थ कंप्लीट हुई, थर्ड के अंदर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर पूरा थर्ड वेव बन चुका था। और जो फोर्थ वेव कंप्लीट हुई थी वो यहाँ पर कंप्लीट हुई थी, और फिफ्थ वेव इसका एक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो यानी कि ऐसे करके इसने अपना एक पूरा का पूरा वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट करा बड़े टाइम फ्रेम का, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अपना एक वेव स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर इसने अपनी यहाँ से एक करेक्शन स्टार्ट करी ABC की। ये इसका A वेव था, ये इसका B वेव था और यहाँ पर इसका C वेव कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से इसने यहाँ पर अपना एक साइकिल पूरा कंप्लीट करा बड़े टाइम फ्रेम का। 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और यहाँ पर सेकंड कंप्लीट हुआ है, और फर्स्ट के अंदर इस फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुआ है, सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, और उसकी ABC की करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुई है। जो ये इरेगुलर टाइप की करेक्शन है, इलोंगेटेड फ्लैट की करेक्शन है, जो A वेव के नीचे बनता है, ठीक है। तो वो वाली करेक्शन इसने यहाँ पर ख़त्म करी है। उसके बाद में फिर यहाँ से इसने अपना एक नया ट्रेंड स्टार्ट करा, नई वेव स्टार्ट करी जो थर्ड वेव है। अब मैं इसको पूरा 5 वेव का स्ट्रक्चर ख़त्म करके यहाँ से इसको मैं फर्स्ट वेव दूंगा पूरी की पूरी इस जगह से लेके, और ये इसको मैं पूरी सेकंड वेव बोलूँगा। और यहाँ पर जो ये वेव का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है वो 3 वेव कंप्लीट हुआ है, और अभी फोर्थ वेव की करेक्शन में अभी चल रहे हैं, और फिफ्थ वेव यहाँ से ये बनाएगा। तो यानी कि इसने यहाँ पर अपनी एक सेकंड वेव कंप्लीट करी, और यहाँ पर इसने एक थर्ड वेव बनाई। थर्ड वेव के अंदर यहाँ से इसने अपनी एक वेव स्ट्रक्चर चालू करी, जिसको भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। 3 मिनट के चार्ट पे देखेंगे इसको। ये देखिए, अब इसमें C वेव में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुई थी। कि यहाँ से इसने जो ये वेव बनाई थी ना, ये वाली, ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव थी, ये थर्ड वेव थी, इसी के अंदर फोर्थ कहीं थी और फिफ्थ भी इसी के अंदर थी। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि इलेट वेव के अंदर ये बताया गया है कि अगर फोर्थ और फिफ्थ अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अगला जो स्टेप होता है उसको आइडेंटिफाई कर लो। उसका अगला स्टेप क्या होता है कि अगर वो फिफ्थ वेव में ऊपर गया है तो ये मान लिया जाता है कि वो वहीं पर ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब इसने यहाँ पर क्या करा कि 5 वेव में अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया था, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये मान लिया गया था कि C वेव यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ठीक है। और यहाँ से अपनी एक नई वेव का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। तो 5 वेव में अपना पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया, फर्स्ट वेव, सेकंड यहाँ पर बनाया और थर्ड यहाँ से बना रहा था। लेकिन इस थर्ड में इसने क्या करा कि 3 वेव के स्ट्रक्चर ही दिए, 5 वेव के स्ट्रक्चर पूरे नहीं दिए, और फिर इस तरह से मतलब एक स्लगिश मूवमेंट वाली इसने यहाँ पर नीचे की तरफ करेक्शन करी है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा A वेव बन गया था और ये B वेव बन गया था और ये पूरा का पूरा C वेव बन चुका था। तो यहाँ पर अब हम मार्क करेंगे इसको, ये फर्स्ट वेव की कैटेगरी है यहाँ पर, और ये सेकंड वेव की कैटेगरी है, ठीक है। उस सेकंड वेव के बाद में इसने यहाँ तक अपना पूरा का पूरा थर्ड वेव का स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला। और फोर्थ वेव जो इसने ख़त्म करा वो यहाँ पर करा,
और फिफ्थ वेव जो ख़त्म करी ना उसने वो यहाँ पर करी, इस जगह पर। अब मैं इसको 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ जी। फर्स्ट वहाँ पर ख़त्म हुई थी, सेकंड यहाँ पर ख़त्म हुई थी, और ये थर्ड स्ट्रक्चर पूरा था जिसके अंदर भी वेव बने 1 2 3 4th, फिर ये पूरा फिफ्थ था। तो इस तरह से इसने अपनी पूरी की पूरी एक थर्ड वेव की साइकिल कंप्लीट करी थर्ड वेव के अंदर, और इसने पूरा का पूरा अब फोर्थ यहाँ पर भी कंप्लीट हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से जो फिफ्थ बने थे ना वही वाली प्रॉब्लम करी इसने कि 3 वेव में बनाकर ही इसने यहाँ पर नीचे आ गया, और इसने जो सी वेव का सेकंड पॉइंट था उसको ब्रेक कर दिया। तो इस वजह से ये पूरी की पूरी बी वेव कंसिडर्ड हो गई, और ये वाली पूरी एक सी वेव बन गई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न था ए बी सी का, ये ए वेव बन गया, और ये वाला जो बी वेव बन गया, और यहाँ पर सी वेव बन गया। तो इस थर्ड वेव के अंदर जो फोर्थ वेव बनी वो ए बी सी यहाँ से इस तरह से बनी। ये ए वेव का स्ट्रक्चर, ये बी वेव का स्ट्रक्चर और ये सी वेव का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो ए बी सी बनी वो इस तरह से बनी। ये इसका बी वेव का स्ट्रक्चर और यहाँ पर इसका सी वेव का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यहाँ पर इसने अपनी कंप्लीट करके ये ए बी सी कंप्लीट करा, और यहाँ पर भी इसने अपना ए बी सी कंप्लीट करा, और फिर यहाँ से ये इसने फिफ्थ वेव की यात्रा स्टार्ट करी। फिफ्थ वेव की जो यात्रा इसने स्टार्ट करी, यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिफ्थ वेव बनाया इसने, और उसके बाद अपनी ये करंट सिनेरियो में करेक्शन कर रहा है। तो यानी कि अभी आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा यहाँ से लेके यहाँ तक कि फर्स्ट वेव कैसे क्रिएट हुई, सेकंड वेव कैसे क्रिएट हुई, थर्ड वेव कैसे बनी, और अभी हम जो चल रहे हैं वो फोर्थ वेव के करेक्शन में चल रहे हैं। अब मैं एक बार ये पूरा बीच वाला स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, और उसको करंट सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या इसके अंदर बन रहा है और आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये चार्ट आपके सामने क्लियर हो चुका है। यहाँ से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या है। अब पहला रूल आपको मैं बता देता हूँ कि अगर फिफ्थ वेव जो बन जाती है, जो पहला डिक्लाइन आता है ज़्यादा से ज़्यादा 62% की करेक्शन तक आता है एक बार। तो यहाँ से हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे और उसको चेक करेंगे 62% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। 62% की जो रिट्रेसमेंट आ रही थी ऑलमोस्ट 18,420 के आसपास आ रही थी, वहीं पर जाकर इसने अपना एक बाउंस बैक लिया यहाँ तक 18,670 तक इसने अपना बाउंस बैक लिया। उसके बाद फिर इसने अपना एक नीचे की तरफ डिक्लाइन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप जब भी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाए और उसकी जब रिट्रेसमेंट चेक करोगे तो पहला जो डिक्लाइन लगेगा ना 62% के आसपास लगता है अक्सर। तो ये 62% तक यहाँ पर डिक्लाइन लगाया इसने, और वो भी जो फॉल किया उसने पूरा अपना ए वेव का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया, बी यहाँ बनाई और सी यहाँ पर बनाई, उसके अंदर ये जो बी वेव का स्ट्रक्चर बनाया, फिर अभी हम सी वेव के अंदर चल रहे। अब हम यहाँ से समझ लेते हैं इसको कि इसके अंदर ए बी सी का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हुआ और कैसे फॉर्मेशन हुई है इसकी। 3 मिनट के चार्ट पर समझेंगे इसको। यहाँ पर इसने जो अपना ये यहाँ पर ए वेव बनाया था पूरे 5 स्टेप में बनाया था, 1 2 3 4 5। ये देखो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर पूरा ए वेव का स्ट्रक्चर खत्म हो गया था, और एक तरह से ये रनिंग टाइप की करेक्शन थी जो यहाँ पर बी वेव यहाँ पर मार्क हुई है, और फिर ये सी वेव बनी थी। तो यानी कि ये पूरा ए वेव का स्ट्रक्चर बन गया, और ये पूरा बी वेव का स्ट्रक्चर बन गया, और ये पूरा सी वेव का स्ट्रक्चर बन गया। और सी वेव इसने पूरी 9 स्टेप में बनी है। ये देखो आप ध्यान से 1 2 3 4 5th 6th 7th 8th 9th। तो इस तरह से अपना कंप्लीट करके फिर इसने पूरा का पूरा यहाँ पर एक बी वेव का स्ट्रक्चर बनाया। तो हमने इसको पूरा का पूरा कंसिडर ये करा कि ये ए वेव बन चुकी है और ये बी वेव बन चुकी है, और ये सी वेव यहाँ पर ख़त्म हुई। तो फिर ये बड़े टाइम फ्रेम का पूरा ए वेव बना। क्यों बना? वो इन स्ट्रक्चर के कारण बना। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये वाला स्ट्रक्चर बना है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा का पूरा ए वेव बनी थी यहाँ पर, ये पूरी इसकी बी वेव थी और ये पूरी सी वेव थी, और यहाँ से इम्पल्स भी कंटिन्यू हो सकती थी अगर ये इस फोर्थ वेव का लो पॉइंट अगर ब्रेक नहीं करता तो 18,568 का। लेकिन इसने 18,568 के लो को ब्रेक करते से ही अपनी इस वेव स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा ख़राब कर दिया था। तो इस कारण से इसको पूरा का पूरा यहाँ पर बी वेव माना गया, और पूरी की पूरी ये ए वेव कंसिडर हो गई इस कारण।
इलियट का रूल है कि कभी भी इम्पल्स का रूल होता है कभी भी कि एक वेव नीचे वाली कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर वो कैंसिल हो जाती है तो फिर वो पूरी एबीसी के स्ट्रक्चर में चली जाती है। तो यहाँ से ये ऊपर बना था ना, तो ये पूरा एक इम्पल्स क्रिएट कर रहा होता है और फिर हम पूरा एबीसी यहाँ पर मान लेते हैं और फिर एक नई इम्पल्स यानी कि फिफ्थ की जो शुरुआत होनी थी वो यहाँ से हो जाती। लेकिन हुआ क्या इसके अंदर हुआ ये कि यहीं से इसने अपनी एक यात्रा स्टार्ट करने की नहीं सोची और फिर इसने अपना यहाँ से एक डिक्लाइन कर दिया। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ ये पूरा का पूरा एक ABC बनकर यहाँ पर B वेव बन गई। उसको हम मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ से, ये A वेव, ये B वेव और ये C वेव में भी इसने पूरे 5 स्ट्रक्चर बनाए थे इसने। ये देखो 1 2 3 4th और ये 5th पूरा। 1 मिनट का चार्ट लगाऊंगा ना आपको तो क्लियर दिखाई देगा यहाँ पर। ये देखो 1, ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड जो C थी वो 1 2 3 4 5th। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ और यहाँ पर अपना इसने पूरा बड़े टाइम फ्रेम का A वेव बनाया और सेकंड यहाँ पर B वेव बनाई। और ये जो B वेव बनी ना वो भी कौन से टाइम फ्रेम की बनी वो भी मैं आपको बताता हूँ। और मतलब ABC में 3 तरह की करेक्शन होती है, एक तो फ्लैट होती है, एक जिगजैग होती है, एक ट्राइंगल होती है, ठीक है। तो इसने जो ये करेक्शन स्टार्ट करी ना वो करी इसने अपनी जिगजैग वाली करेक्शन, क्योंकि ये 62% के आसपास जाके ही वापस नीचे डिक्लाइन कर दिया इसने। तो यानी कि ये पूरा वेव अब A वेव बन चुका है और ये पूरा का पूरा B वेव बन चुका है और अभी हम C वेव के स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। तो ये जिगजैग वाली करेक्शन है क्योंकि 62% के रिट्रेसमेंट से ही नीचे घूम गया है। और अब यहाँ पर हम इस वाले स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और अब इसमें देखेंगे कि अभी क्या ये करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गई है या फिर बाकी है। इसको मैं 3 मिनट का चार्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। यहाँ से जो C वेव में अब क्या होता है कि पूरे के पूरे 5 स्टेप होने चाहिए। तो इसके अंदर अब देख लेते हैं कितने स्टेप बने हैं और कितने स्टेप अभी बाकी है। यहाँ पर इसने अपना एक फर्स्ट वेव क्रिएट करा था, सेकंड वेव यहाँ पर क्रिएट करा था और पूरी की पूरी ये थर्ड वेव ही है इतनी बड़ी। और फिर यहाँ पर इसने अपनी फोर्थ वेव का जो करेक्शन होती वो स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर A वेव बन चुकी है और ये B बनी और ये C बनी है। तो C बनी तो इसके अंदर फिर से C बाउंस बैक में भी 5 स्टेप होने चाहिए, लेकिन वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। तो और ये करेक्टिव मूव तो है, लेकिन अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है इस जगह पर कि यहाँ पर फोर्थ अंदर बन गई है या नहीं बनी है। अगर बनना होता तो इसको यहीं से बाउंस बैक लेके एक बार और ऊपर जाना होता और फिर यहाँ से डिक्लाइन करना होता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्थ वेव वाली ही करेक्शन है और एक फोर्थ वेव वाली ही करेक्शन है ABC की, फिर एक फिफ्थ लगना अभी नीचे बाकी है। तो इसका मतलब अभी जो डिक्लाइन है थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का मुझे और डिक्लाइन इसके अंदर दिख रहा है जो आने वाले समय में हो सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज़ करो अगर यहाँ पर मुझे फोर्थ वेव मिल जाती है तो ये कितना बाउंस बैक, और मैं मान लेता हूँ कि अगर यहाँ पर फोर्थ वेव ये बन चुकी है तो यहाँ से कितना बाउंस बैक ऊपर आ सकता है। अगर यहाँ से मैं काउंट करूँ तो 38% के जो रिट्रेसमेंट है ना वो आ रही है 18,425 पे, जो हमारे ये वाले एरिया भी सपोर्ट का काम कर रहे थे जो नीचे की तरफ ब्रेक हो गए। तो यानी कि अब आपके लिए एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिलने वाली है, वो है 18,450 का पॉइंट। तो 18,450 का पॉइंट एक ऐसा है और या फिर ये वाला पॉइंट एक ऐसा है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिलने वाली है, रेजिस्टेंस मिलने वाली है और यहाँ पर जाके फिर से सेलिंग आने वाली है। तो आने वाले समय में अब आपको ये देखना है कि 18,425 के ऊपर जब तक नहीं जाते जब तक निफ्टी बुलिश नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इसके ऊपर आने के बाद फिर इसी एरिया को सपोर्ट ले और फिर वापस यहाँ से निकले और यहाँ से जो निकले ना कम से कम 5 स्टेप बनाकर ऊपर आए, तब जाके ये मान लिया जाएगा कि C वेव यहीं पर ख़त्म हो गई है। ठीक है, जो भी यहाँ से फास्ट मूव आएगा वो 5 स्टेप में होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि एक वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से और वो ABC ख़त्म हो रही है, जैसा कि यहाँ पर हुआ था इस जगह पर। ये वाला 5 स्टेप में ऊपर आया था ना, इसी तरह से यहाँ पर भी इस एंड पॉइंट से 5 स्टेप ऊपर आना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि यहाँ पर इसकी करेक्शन ख़त्म हुई है। अदरवाइज़ इसकी करेक्शन यहाँ पर बाकी है और थोड़ी देख के भी लग रहा है कि एक बार 100-150 पॉइंट इसकी करेक्शन और बाकी है। तो यहाँ पर हमने करंट सिनेरियो पूरा समझा अच्छे से और पूरी इसकी एनालिसिस करी कि यहाँ से लेके जो इसने अपनी करेक्शन स्टार्ट करी थी, यहाँ से जो करेक्शन एंड करी थी, इसका पूरा फर्स्ट वेव बना, ये उसका पूरा सेकंड वेव बना और ये उसका पूरा थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ और अभी हम फोर्थ वेव में चल रहे हैं। फिर दूसरा एक और आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि चैनलिंग के द्वारा यहाँ से लेके मैं सेकंड वेव पॉइंट के अगर एक ट्रेंड लाइन खींच दूंगा
तो यहाँ पर मुझे फोर्थ वेव का एरिया भी इसके आसपास मुझे दिखाई दे रहा है, और मेरा ये जो फिफ्थ वेव का लो पॉइंट जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये, उसका लो पॉइंट भी ये रहा। तो यानी कि मुझे यहाँ पर दो सपोर्ट दिख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो करेक्शन होगी वो 18,140 के आसपास आकर ख़त्म हो जाएगी, और अगर मान लो इसको ब्रेक भी करता है तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने वाला है बहुत ही बड़ा 18,000 का। लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या है कि फिफ्थ वेव का थोड़ा सा कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा और स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब कर देगा। और अक्सर ये देखा गया है कि जो ए वेव होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्थ वेव के लो पॉइंट को टेस्ट करती है, बस उससे नीचे नहीं जाती है। उसका मैं आपको एग्जांपल भी लास्ट स्ट्रक्चर में जो बना हुआ वहाँ पर दे सकता हूँ, और उसको आपको बता भी सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो इसने अपनी फर्स्ट वेव बनाई थी ना, ये वाली, और सेकंड वेव यहाँ पर ख़त्म करी थी, और थर्ड यहाँ बनी थी, और फोर्थ यहाँ बनी थी, और फिफ्थ ये बनाई थी। तो जो फोर्थ वेव का लो पॉइंट था ये वाला, यहाँ से ऊपर जाने के बाद जो ए वेव बनी थी ना, बिल्कुल डॉट वहीं पर ख़त्म करी थी। ये देखो एग्जैक्टली वहीं पर जाकर ख़त्म हुई थी, और वहीं से इसने बी वेव का बाउंस बैक लिया और फिर वापस सी वेव बनाई। तो यानी कि एक जो डिक्लाइन आना है ना 19,000 रुपये से लेके, वो आ चुका है। अब जो भी होगा ऊपर जाने के बाद होगा, यहाँ से सीधा नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ए वेव सेम इसी में भी वही कैरेक्टर है कि फिफ्थ वेव बनी हुई है, तो ए वेव यहाँ तक आकर ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये पूरा का पूरा एक ABC स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पर फिफ्थ वेव स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका पूरा ए वेव बन जाएगा यहाँ पर, और इसका पूरा बी वेव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये पूरा सी वेव यहाँ पर मार्क हो जाएगी। और उसके बाद फिर से एक नया फिफ्थ वेव स्टार्ट हो जाएगा अपने बड़े टाइम फ्रेम का, वो मैं आपको बता देता हूँ, और हम उसी को अब देखते रहेंगे और आगे वहीं से अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। ये इसका फर्स्ट वेव है, ये इसका सेकंड वेव है, ये इसका थर्ड वेव है, फोर्थ वेव यहीं कहीं ख़त्म होकर एक फिफ्थ वेव ऊपर लगनी बाकी है, जो 19,200-300 के एरिया के आसपास जा सकती है। क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट वेव काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब ये प्रोबेबिलिटी है कि फिफ्थ वेव ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से भी काउंट करूँ 18,150 से भी, तो 19,200-300 भी जाता है, तो यानी कि अभी भी यहाँ से 1,000 से 2,000 1,000 से 1,200 पॉइंट का राइज और बाकी है। तो ये पूरा का पूरा हो गया निफ्टी की एनालिसिस, जो हमने पूरी की समझी, और आपको भी मैंने पूरा अच्छे से समझाया। अब हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रही है और उसकी आगे की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, और बैंक निफ्टी ने भी अपनी यहाँ से करेक्शन स्टार्ट ख़त्म करके यहाँ से अपनी एक नई वेव स्टार्ट करी थी। बैंक निफ्टी को मैं ज़्यादा एनालिसिस करके भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि इसने जो अपनी करेक्शन ख़त्म करी, और जो ये वाला यहाँ पर इम्पल्स ख़त्म करा, वो पूरा यहाँ से फिफ्थ वेव यहाँ पर ख़त्म हुई थी। मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ, ये इसका पूरा फर्स्ट वेव था, ये इसका पूरा सेकंड वेव था, ये इसका पूरा थर्ड वेव था, ये इसकी फोर्थ, और ये इसकी फिफ्थ। तो इस तरह से यहाँ पर इसने थर्ड इतनी बड़ी बनाई थी, और फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट करके ये पूरा का पूरा एक करेक्शन करी थी, और ABC यहाँ पर कंप्लीट करी थी इसने, ठीक है। तो इसके बाद इसने अपना एक नया इम्पल्स क्रिएट करा और बनाया। इम्पल्स हमेशा जो पुरानी वाली लेग होती है ना, वो ख़त्म कर देता ना, तो पुरानी वाली लेग की महत्व ख़त्म हो जाती है, इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। फिर वहीं से ये माना जाता है कि हाँ, क्योंकि इसने एक बार भी जब नीचे गिरा तो यहाँ पर पुरानी वाली लेग ख़त्म नहीं करी। ये देखो यहाँ से बाउंस बैक लिया, नीचे गिरा, फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया तो पुरानी वाली वेव को ख़त्म नहीं कर पाया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया तो भी ये पुरानी वाली वेव को ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन जब ये यहाँ से नीचे गिरा और यहाँ से जब ऊपर आया, एक बार यहाँ पर वेव ख़त्म हुई, और जैसे ये टॉप वाली ख़त्म हो गई थी ना, तो ये मान लिया गया था फिर एक वेव में आ गया है। तो यह भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर में इसने यहाँ पर पूरा का पूरा अपना यहाँ पर एक वेव यहाँ बनाई। ये इसकी ABC करेक्शन थी, B बहुत बड़ा था यहाँ पर। अब बहुत जने ये सोचेंगे कि B इतना बड़ा कैसे हो सकता है, B कभी ऐसा होता नहीं है। वो इतना मैं डीप में आपको भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना सा मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो इसने C वेव बनाई थी ना, वो 3 वेव में ही बनाई थी, 1 2 3। तो इसीलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा B वेव कंसिडर किया गया, और यहाँ पर एक इसने पूरी की पूरी C लेग यहाँ पर बनाई है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर ये मैं मार्क कर देता हूँ इसको, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, और इसने अभी थर्ड वेव, फिर फोर्थ और फिफ्थ, इसमें भी ऊपर जाना और बाकी है। और इसको हम एक ट्रेंड लाइन से समझेंगे और करंट स्ट्रक्चर पर ज़्यादा बात करेंगे। ये देखो, तो यानी कि इसका भी जो डिक्लाइन है वो इस एरिया के आसपास आ सकता है, 41,800, 4200, 42,000 के आसपास।
यानी कि 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी में फॉल अभी भी आ सकता है, अभी भी बैंक निफ्टी यहाँ से 1200 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ और कर सकती है। क्या वो रेडी हो चुका है या नहीं हो चुका, वो मेरे हिसाब से 60 से 70% सिम्टम्स इसके अंदर आ चुके हैं। अब हमें मंडे ट्यूसडे से ये नोटिस करना है, क्योंकि इसकी जो ये लास्ट वेव थी ना, उसका ये लो पॉइंट जो है 43,400 का, वो ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब वेव का कोई सा पॉइंट अगर कैंसिल हो जाता ना, तो फिर वो वेव ख़त्म हो जाती है फिर। अब देखो ये रहा, और फिर करेक्टिव वेव में फिर वापस से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि पूरा का पूरा ये जो फॉल आ चुका है वो ए वेव, मतलब एक स्टेप बन चुका है इसके अंदर। अब हमें ये देखना है कि यहाँ से बाउंस बैक कितना आता है। अब इसकी जो रिट्रेसमेंट अगर मैं लगा कर देखूँ तो 38% का जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है 43,500, यानी कि इसके ऊपर अब बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 43,600, वहीं से वापस डिक्लाइन होना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहीं कहीं से वापस से डिक्लाइन हो जाएगा इसका, अगर वाकई में इसको यहाँ से नीचे अपनी करेक्शन को स्टार्ट करना है। और देख के लग भी रहा है कि हो सकता है। तो अब आपके लिए एक रेजिस्टेंस जो पॉइंट बन चुका है ना, वो बन चुका है ये वाला एरिया 43,600 और 43,500, किसी भी सूरत में इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी यहाँ से नीचे जाने की ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर का लो पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो अब ये यहाँ से किस स्टेप में आती है, अभी स्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से जो फॉल आएगा वो एटलीस्ट कम से कम इस एरिया तक तो आएगा ही आएगा, ये वाला एरिया, यानी कि 42,600 के आसपास। तो यानी कि यहाँ तक तो फॉल आएगा ही आएगा। तो आप आराम से यहाँ तक के लिए राइड कर सकते हो इस स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एक इतनी बड़ी है तो थर्ड और बड़ी बनेगी फिर। तो मंडे ट्यूसडे के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो ये 43,500 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, और इसके ऊपर चली भी जाती है तो 43,600 के यहाँ तक नहीं जानी चाहिए। और चली भी जाती है तो वहाँ से वापस नीचे आए और कोई पुराने वाले जो हाई बने होंगे ना, उसको ब्रेक कर दे वापस, तो फिर वापस से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और चार्ट देख के लग भी रहा है कि नीचे की तरफ जाने की ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी के लिए हो गया। और यहाँ से अगर आप बेचोगे ना, इस जगह से सपोज़ करो कि यहाँ से इस एरिया से आप बेचोगे, तो जो आपका टारगेट है ना वो यहाँ पर आएगा, इस वाले एरिया में। ये वाला एरिया, तो ये वाला आपका एक पहला टारगेट होगा। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर कवर कर सकते हो और फिर एक बाउंस बैक में फिर से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। तो जब तक इसका स्ट्रक्चर अब करेक्टिव मोड में आपको शॉर्ट सेलिंग करके ही काम करना है, लेकिन इंट्राडे करते रहिए, उसको ज़्यादा है नाइट में पोजीशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं कहीं ख़त्म कीजिए और अपना काम करते रहिए। तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का ये स्ट्रक्चर है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि बैंक निफ्टी में अभी भी एक ऊपर की इम्पल्स बाकी है, एक और निफ्टी के अंदर भी बाकी है। और अभी जो ये करेक्टिव मूव चल रहा है निफ्टी में शायद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 200-150 पॉइंट का फॉल और बचा हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी और फॉल नीचे है। तो इसका मतलब ये कैसे काम करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी तक तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी, अब बैंक निफ्टी वीक बनेगी और निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगी। अब आपको ऐसा दिख सकता है चार्ट के ऊपर कि निफ्टी ऊपर आपको चलती हुई दिखाई दे, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा चलती हुई दिखाई ना दे, और नीचे की तरफ करेक्शन करते हुए आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव कब होंगे कब नहीं होंगे उसको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव कब होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा चार्ट ख़राब कब बनेगा। मतलब ये थर्ड वेव, ये जो एक तो ये इसके नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये पूरा ABC करके कहीं ख़राब हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अपने पूरे 5 वेव बनाकर ऊपर आया। अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट चेक करूँ यहाँ से लेके, तो 38% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है ऑलमोस्ट वहीं पर आ रही है 41,560, जो ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा। और निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूँ इस वेव की, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो निफ्टी की जो यहाँ से लेके अगर मैं रिट्रेसमेंट चेक करूँ तो वो आ रही है कम से कम 38%, 18,000, ये देखो कहाँ पर आ रही है, 18,070 के आसपास। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है, और वो पॉइंट अपना फोर्थ वेव का भी वही आ रहा है, मैंने आपको बता दिया। तो इसके नीचे जाने लगेगा तब जाके इसका स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज़ इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे इंडेक्स बिल्कुल सही खड़े हुए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करेक्शन है
पार्ट ऑफ दी है जो आती रहती है, बीच बीच में करेक्शन आएगी और चलता रहेगा। टीवी पे इतना हल्ला मचा रखा है कि वो बहुत कुछ लूट गया हो वैसे, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बाहर के चार्ट देख लेते हैं, एक बार डाउ जोन्स को देख लेते हैं, डाउ जोन्स कैसा क्या कर रहा है और उसके आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। डाउ जोन्स में अपन ज़्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बार मेजर में बता देता हूँ कि उसके अंदर कितना डिक्लाइन आ सकता है और कितना डिक्लाइन नहीं आ सकता है। इसके अंदर आप ये चेक करोगे कि इसने एक जो लास्ट वेव ये वाली थी पूरी की पूरी, इसको उसने ख़त्म करा है। तो इसका मतलब इसमें लेग का महत्व ख़त्म हो गया, इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई और यहाँ से एक कहीं ना कहीं इम्पल्सिव मूव में आया ये। तो इसका मतलब ये एक बीच की करेक्शन है। इसके अंदर हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ तक इसकी क्या करेक्शन आएगी। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इसकी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है या होने वाली इसकी भी। इसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आना चाहिए, बस 32,300 के आसपास। और कहीं ना कहीं इसकी ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये इसका ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, इंटरनल जाके चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए 1 2 3 अभी बना है सिर्फ, यानी कि इसमें एक 4th वेव का बाउंस बैक आएगा और एक 5th वेव नीचे की तरफ और बनेगी। तो इसका मतलब जब तक ये इसके अंदर नहीं आ जाता तब तक तो ये भी पॉजिटिव नहीं। और अंदर आने का एरिया क्या है 33,300। जब तक ये 33,300 के अंदर नहीं आ जाता तब तक ये पॉजिटिव नहीं है अभी शॉर्ट टर्म के अंदर, और नेगेटिव ही काम कर रहा है। और इसको इस वाले एरिया में इसको सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी 32,300 के एरिया में। तो यानी कि इसका भी जो डिक्लाइन है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 32,300 ही है। ज़्यादा मुझे कुछ नीचे गिरावट नहीं दिख रही है, लोग चाहे कुछ भी बोले, क्योंकि चार्ट में वो चीज़ ही नहीं है ना। अगर मैं 38% भी देखता हूँ तो 32,400 ऑलमोस्ट वहीं पर आ रहा। तो यानी कि 32,300 पर इसको सपोर्ट मिलने वाली है और सून और लेटर इसके अंदर भी करेक्शन ख़त्म होने वाली है। तो नेस्डेक का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं कि नेस्डेक क्या कर रहा है और उसमें भी आगे क्या प्रोबेबिलिटी है। नेस्डेक का चार्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो, वनडे का चार्ट, कि इसने ये वाला एरिया नीचे की तरफ ब्रेक करा है। अब वो ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने टाइम में आता है। यहाँ पर इसको भी सेम लास्ट वाली वेव के करेक्शन चल रहे हैं। ये रहा ब्रेक भी करा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये 5 वेव बनाकर फिर से ऊपर आ जाए, बस इतना होना चाहिए। अभी ये थर्ड के स्टेप के अंदर है, यहाँ पर एक 4th बनेगी, फिर एक 5th और नीचे बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो यानी कि जब तक इसके अंदर पूरे के पूरे 5 स्टेप नहीं दिखाई देते हैं तब तक हम आगे बात नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक बार ये इस एरिया के अंदर आ जाता है तो फिर हम ये सोचेंगे कि हम इसकी करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हुई। अंदर आने के बाद फिर से बाहर ना अंदर इस तरफ एरिया में नहीं आए वापस, तो तब हम ये मान लेंगे कि इसकी करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि चार्ट इतना अच्छा था, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इसने भी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया है। हालांकि नेस्डेक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है अभी तक। आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स ने भी अपना पुराना ये वाला हाई ब्रेक करा था, लेकिन नेस्डेक उसके पास भी नहीं आ पाए। इस वजह से आईटी के स्टॉक भी नहीं चल पा रहे हैं और नेस्डेक हो सकता है आने वाले दिनों में भी अंडर परफॉर्मेंस करे। और बड़े वाले टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देखोगे तो वीकली 200 के आसपास खड़ा है। इससे ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आने वाले समय में ये क्या करेगा, यहाँ से कितना बाउंस बैक लेता है और कितना गिरता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद फिर से नीचे जाता है या नहीं जाता है वो देखना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज़ करो यहाँ पर बाउंस बैक आता है इस जगह पर और फिर से नीचे जाता है, तो उसकी पूरे के पूरे 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे और फिर अंदर आना चाहिए। फिर तो मैं अब आगे जब अगला वीडियो अपलोड करूँगा तब मैं आपको इसकी एनालिसिस फिर से शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इसके अंदर अब आगे क्या क्या स्टेप बनते जा रहे हैं। तो हमने अभी निफ्टी की एनालिसिस करी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी, डाउ जोन्स की एनालिसिस करी, नेस्डेक की एनालिसिस करी। एक बार हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में मैंने मेरे ग्रुप में शुभ ट्रेडिंग एकेडमी में यहाँ पर जब 3 टॉप लग रहे थे और जब यहाँ पर डाइवर्जन बन रहा था ये वाला, यहाँ पर वीकली डाइवर्जन, तभी मैंने उनको बताया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अब ऊपर नहीं जा पाएगा और यहाँ से डिक्लाइन कर देगा। ये देखिए यहाँ से इसके डाइवर्जन बन रहे थे, ये देखिए इसी जगह पर मैंने बोला था कि अब ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और उस समय बहुत हल्ला मच रहा था डॉलर इंडेक्स का कि इतना ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और फिर वापस हमें 104 रुपये की रेंज में आकर मिल गया। तो इसका अभी एक सपोर्ट बना हुआ ये वाला 100 रुपये के आसपास। 100 रुपये को ब्रेक करेगा तो जाके ये नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जाएगा, अदरवाइज़ अभी भी इसकी ये करेक्शन है शायद तक, और ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ों की बढ़ने की एक लिमिट होती है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का 100 रुपये का एक सपोर्ट बना हुआ है और अभी एक बीच में साइडवेज सा बना हुआ है। अभी इसमें ना तो बड़ी अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ कोई ट्रेंड आ सकता है, ना नीचे का कोई आ सकता है। यहाँ पर अपना एक टाइम लेगा। बाउंस बैक भी अगर आया ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 107 रुपये की रेंज में आ सकता है,
फिर से इसको डिक्लाइन करके एक बार 100 रुपये की रेंज में जाना चाहिए। हमें जब डाइवर्जन बनते हैं ना, तब हमें टॉप पर ये देखना होता है कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए एक इवनिंग स्टार का सेटअप आया था, उसके बाद उसका फॉलोअप आया और उसके बाद ये गिरना स्टार्ट हो गया। वीकली में भी आप जाकर चेक करोगे तो एक शूटिंग स्टार बनी थी यहाँ पर। तो इस तरह से फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो डॉलर इंडेक्स में भी 100 रुपये 101 रुपये का सपोर्ट बना हुआ है और एक 107 रुपये की रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। और अभी 107 रुपये के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और 100 रुपये की आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। बाउंस बैक लेने के बाद ये देखना पड़ेगा कि इसका बाउंस बैक कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है, फिर उसके अंदर एनालिसिस आगे की कर सकते हैं हम। एक बार हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। ये देखिए निफ्टी के अंदर वीकली में तो कुछ खास एक बेरिश टाइप कैंडल बनी हुई है, डार्क क्लाउड जैसी, इतनी कुछ खास है नहीं और मेजर सपोर्ट ही दिख रहे हैं नीचे की तरफ ज़्यादा। लेकिन 18,150 का जो एरिया है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, और 18,070 वो हमें देखना पड़ेगा। हालांकि अभी तक कैंडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में एक तरह से भी इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोजी टाइप कैंडल बनी हुई है और एक शूटिंग स्टार तो इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इतनी बड़ी वीक होनी चाहिए उसके अंदर। तो दोजी टाइप कैंडल ही मैं इसको बोलूँगा एक बार, और फिर हम देखेंगे इसके अंदर अब आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हमने निफ्टी की एनालिसिस करी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी, डॉलर इंडेक्स देखा, नेस्डेक देखा, डाउ जोन्स देखा, सारा का सारा ग्लोबल इंडेक्स देखकर ये पता लगा है कि करेक्शन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है जो ख़त्म हो जाएगी। सोनो लेटर 2-3 दिन की और बची होगी। फिर हमें एक बार वापस ऊपर जाना है निफ्टी के अंदर 19,200-300 के एरिया में एक बार जाना ही जाना है। उसके बाद फिर एक करेक्शन वापस आएगी। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है और कैसे क्या उसकी करेक्शन होती है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो अच्छे से देखने के लिए, और आगे भी इस तरह के मैं वीडियो डालता रहूँगा। इलेट वेव के थ्रू आपको समझाता रहूँगा। जो इलेट वेव के लर्नर है, सीखने वाले हैं, वो देख के अच्छे से अपनी एनालिसिस को भी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे नए वीडियो में मिलते हैं अच्छे अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे शेयर करिएगा ताकि आगे किसी की हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और उसके अंदर आप अपनी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन से इंडेक्स के एनालिसिस चाहिए, कौन से शेयर के एनालिसिस चाहिए, ताकि मैं उसको एनालिसिस को डालूँगा और आपको भी समझ में आने लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।